अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। सबसे पहले हमेशा जिस तरह मैं आपके लिए दुआ करता हूं, मेरी देखने वाली सारी फैमिली को अल्लाह ताला हमेशा खुश व खुर्रम रखे, हर मुसीबत से बचाए, जो बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फरमाए और मेरा परवरदिगार उन सब पे अपनी रहमतों की बारिश करे। जो नेक ख्वाहिशात हैं वो सब की सब ख्वाहिशात पूरी हों और हम सब उसकी रज़ा पे राज़ी हूँ। आमीन सुम आमीन। लास्ट ऑफ कैमरा स्टोरी जो मैंने सुनाई थी उसमें मैंने एक बात कही थी कि आप लोग राय दें। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जी हमें सिखाएं स्टोरी। जो इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊँ, अभी स्टोरी ही सुनाऊँगा, लेकिन छोटी सी एक बात करूँगा और एक मुस्तकिल इंशाल्लाह सिलसिला शुरू करता हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया की एक तो सूरत हाल है, उसकी वजह से भी तमाम इंसान, कोई मज़हब की मैं बात नहीं कर रहा, तमाम इंसान चाहे वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं परेशान हैं। समझदार मुल्कों के हालात को समझ के अंडरस्टैंड करते हैं और कुछ लोग उसको जादू टोना और इस तरह की चीज़ों के साथ जोड़ लेते हैं। परेशानी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई हुई है, मेरे ऊपर कोई बुरा वक्त चल रहा है, मेरे सितारे गर्दिश में हैं, या सबसे कॉमन बात, एक अहम बात जो हम लोग खुद से सोच लेते हैं कि मेरे ऊपर यकीनन किसने जादू कर दिया है। क्योंकि ये आज स्टोरी सुनानी है, थोड़ी सी बात करना मकसद है, तो इसलिए सिर्फ जादू के हवाले से आपको एक बात मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ उसी बात को। किसी पे जादू करना इतना आसान नहीं है। मेरे पास जितने भी केस आ रहे हैं, पहला फ़िक्रा जो मुझसे पूछा जाता है वो ये कहता है, मैं कहता हूँ जी क्या पूछना चाहते हैं? वो कहते हैं जी मेरे ऊपर किसने जादू किया है, या फिर कहा जाता है आप देख के बताइए मेरे ऊपर जादू है कि नहीं है। मैं आज एक्सप्लेन करने के लिए छोटी सी बात कर रहा हूँ। किसी पे भी जादू करना इतना आसान नहीं है, किसी पे भी तावीज़ करना इतना आसान नहीं है। उसकी रीज़न ये है, आप जब किसी आमिल के पास, पीर फ़कीर या किसी भी बंदे के पास जाते हैं, जी मेरा ये काम करवा दें, वो शख्स इतना पहुंचा हुआ है, वो इस तरह काबिल है कि हर बंदे का काम कर रहा है। किसी एक शख्स को उसने ये नहीं कहा नहीं आपका काम नहीं हो सकता। लेकिन जिस वक्त उस मुल्क का कानून, पुलिस हरकत में आती है उसको पकड़ने के लिए, तो उसका जादू, उसका जिन, उसके तावीज़ात, उसके मुवक्किल सारे भाग जाते हैं। वो खुद भी गिरफ्तार होकर हथकड़ियाँ लगवा के थाने चला जाता है। पहुंचा हुआ तो वो हुआ जो अपने इल्म से उनको रोक दे, गाड़ियां जाम हो जाएं, चल के ही ना आ सके, पुलिस वापस चली जाए, रवाना ही क्यों हो, वो घर बैठे उनका दिमाग चेंज कर दे, क्योंकि लोगों को तो वो कह रहा है आपका जो मसला है मैं हल कर दूंगा। तो अक्सर मर्द व ख़वातीन इसलिए जाते हैं जी फलां बंदे का दिमाग उलट दें, हो जाएगा। तो भाई पुलिस वाले का दिमाग क्यों नहीं उलट रहे, तो आपको पकड़ने ही ना आए। तो एक बात समझ लीजिए, जादू इतना आसान नहीं है। कोई भी जादूगर जब किसी पे जादू करेगा तो कम से कम उससे वो खर्चा मांगेगा 15 से 20 लाख। ये छोटे से काम के लिए बता रहा हूं, वरना वो कहेगा मुझे 50 लाख चाहिए, फिर मैं आपको रिजल्ट भी दूंगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स किसी के काम करने के लिए अपनी ज़िंदगी की 21 या 41 रातें बैठ के मुसलसल अगर किसी के लिए पढ़ाई करेगा, तब जाके उसको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। अगर उसने किसी रात मिस कर दिया, ख़त्म, फिर नए सिरे से आंधी तूफान, जीना मरना, कुछ भी ज़िंदगी में कोई बड़ी से बड़ी रुकावट आ जाए, उसने रात मिस नहीं करनी। उसने अपने उस चिल्ले को लाजमी मुकम्मल करना है, चाहे उसका कोई अपना मर जाए या उसको 105 बुखार हो जाए, छुट्टी नहीं करनी। तो जब इतनी सख्त शराइत हों तो कौन अपनी ज़िंदगी को इतनी मुश्किल में डाल के कि ज़रा कहीं पढ़ने में गलती हुई और वो मखलूक आके आपकी गर्दन ही मरोड़ दे, आपको मार दे, तो ये काम 500, 5000 या 50,000 या 5 लाख में भी आप क्यों करेंगे, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी ही मरोड़ दी जाए? तो फिर सवाल पैदा होगा, तो फिर क्या है वो लोग? फिर ये है, एक दुकान है, एक कारोबार है जो सेट कर दिया गया है, मेरे पास आइए मैं आपका काम कर दूंगा। अच्छा, अगर वो किसी एक शख्स की हामी भरे कि मैं आपका काम करूंगा, तो 21 से 41 रातें तो एक शख्स के लिए उसने लगानी है। तो उसने एक दिन में 500 लोगों का काम पकड़ा,
10 दिन में कितने हो गए? 10 को मल्टीप्लाई करें 5 से, और 41 दिन में कितने हो गए? 41 को मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें 500 से। तो भाई एक महीने के अंदर तो वो 5,50,000 बंदों का केस पकड़ रहा है, जबकि 41 रातों में तो सिर्फ कर ही एक बंदे का वो केस सकता है, तो पूरे उसने 50,000 बंदों का केस कैसे पकड़ लिया? इसका मतलब है वो फ्रॉड है। दूसरी बात, आपको आज मैं एक अहम नुक्ता सिखा रहा हूं। पीर साहब के पास जाइए, आजमाइए, आज मेरा दावा है, जितना बड़ा कोई पीर है पहुंची हुई है, मैं किसी को गलत नहीं कहता होता, मैं ये नहीं कहता होता सब झूठ है फ्रॉड है, नहीं, मैंने कभी ये दावा नहीं किया। मैं ये एक बात जरूर कहता होता हूँ, जो अल्लाह के नेक लोग हैं वो ज़रूर लोगों की मदद करते हैं, वो दुकानदारी नहीं चला रहे, वो कारोबार नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे मेरे भी एक बहुत अच्छे जानने वाले, मैं नाम नहीं लूँगा इस वक्त, उनसे मैंने 3 सवाल किए थे। आप एक सवाल कीजिएगा, नोकिया फलां सेट या फलाना फलां सेट मोबाइल मेरा है जी, उठा के अपनी जेब में ही रख दीजिएगा, घंटी बंद कर दीजिएगा। उस पहुंची हुई हस्ती के पास जाइएगा, जी मेरा फलां सेट है, बड़ा महंगा है और वो गुम हो गया है, या मोबाइल नहीं है तो जी मेरी सोने की चेन है, मेरी अंगूठी है, कोई कीमती चीज़ जो अपनी आप जेब में ही डाल के रखिएगा। और उनसे पूछिएगा जी घर में चोरी हो गई है, बताइए जी किसने चुराई है। वो आपको किसी न किसी का लाजमी नाम बता देगा, इशारा दे देगा, कुछ ना कुछ कर देगा, ये नहीं कहेगा आपकी जेब में है। आजमा लीजिए। फिर हर बंदा परेशान क्यों है, ये अहम सवाल है। जब जादू नहीं है, ये एक लंबा टॉपिक है, कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल से भी बोलूँगा, अगर आप कहेंगे मैं आपको तफसील से बता दूंगा जादू के बारे में, कितनी किस्म का होता है, क्या होता है, ये आप पे मैं नहीं चाहता मैं आपको बोर करूं, क्योंकि इस वक्त स्टोरी सुनने के लिए बैठे हैं। तो फिर सवाल ये है, ये जादू नहीं है तो फिर क्या है? 2 चीजें। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे तो खुदारा मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, पढ़े लिखे फौरन समझ जाएंगे। 2 चीजें हैं जो इस वक्त तमाम लोगों की ज़िंदगियों को डिस्टर्ब कर रही हैं। जादू बरहक है, लेकिन इस तरह नहीं है कि हर गली मोहल्ले में जिस तरह फैला हुआ है ना, हर बंदा को ही पीर सब अमल करके दे रहे हैं और हर बंदे को ही लग रहा है मेरे ऊपर जादू है, उस तरह नहीं है जादू बरहक है, बिल्कुल है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है हसद। जो आज बुजुर्ग हैं, 50+ हैं, वो उस दौर से गुजर चुके हैं जिस दौर में एक टीवी होता था और किसी गली के एक घर में होता था, और पूरी गली उस घर में आके बैठती थी, तो उस घर वाले उस घर को, उन देखने वालों को, नाजरीन जो होते थे टीवी देखने के लिए आते थे, ना सिर्फ वेलकम करते थे बल्कि खाने का भी पूछते थे, मशरूब भी पिलाते थे, जो भी घर में होता था। और वो टीवी उनका नहीं होता था जिस घर में रखा होता था, उस पूरे मोहल्ले का होता था। फख्र से सारे आते थे कि जी हमारे मोहल्ले में टीवी भी है। मोहब्बतें इतनी थी। वक्त बदला, हर घर के अंदर अपना टीवी आ गया। जब अपना टीवी आया, वहां पे मोहब्बत की जगह ले ली हसद ने। उसके घर में तो 55 इंच का टीवी है, हमारे घर में एलसीडी जो लगा हुआ है 32 इंच का है। उन्होंने तो इन्वर्टर लगवा लिया, हमारे घर में पुराना। ये जो हसद है, इसने हर एक दूसरे शख्स को शिकार बनाया है नजर बद का, हसद का। आज एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, हसद और नजर बद में फ़र्क है। हसद करना कहते हैं कि जेलस होना, जिस तरह एक घर में मैंने एक एलसीडी की एग्जांपल दी कि उनके घर में वो है तो हमारे घर में ये क्यों है, ये हसद है। और नजर बद, किसी को बुरी बद निगाह से देखना, ये भी नजर, जिस तरह हसद करना होता है, एक लेवल है ना, जब हसद का लेवल ऊपर बढ़ जाता है तो वो फिर नजर बद की तरफ चले जाते हैं। ऐसी बद नज़र लगाना कि फौरी तौर पे बच्चा बीमार हो जाए, टीवी लिया है टूट जाए, गाड़ी ली है एक्सीडेंट हो जाए, कोई ख़राबी हो जाए, वो नज़र बद है। सो तमाम वो लोग जो परेशान हैं जादू की वजह से, वो जादू की वजह से परेशान नहीं है, वो हसद और नज़र बद की वजह से परेशान है। मेरे पास मैक्सिमम जो केस आते हैं वो हसद और नज़र बद के होते हैं। उसके बाद अगला केस मेरे पास जो आता है, वो ज़्यादातर जो मैं इलाज कर रहा हूँ, अभी एक मैंने पिछले दिनों जो ग्रुप बनाया था उसमें भी जितने लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, सबके साथ मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आया है, नेगेटिव एनर्जी, बुरी चीज़ें उनके साथ अटैच हैं और उनके जो असरात हैं वो उनको नुकसान दे रहे हैं। आपने अब करना क्या है? सबसे पहले आपने बजाय तावीज़ और इन चक्रों के पढ़ने के, आपने तोड़ करना है हसद का, नज़र बद का, जिसका मैंने बताया हुआ है। अगर कहेंगे तो एक और एपिसोड में बना दूंगा जिस पे मैं ये दोबारा से चीज़ें रिपीट कर दूंगा। हसद और नज़र बद का तमाम लोग अपना तोड़ कीजिए। उसके बाद नहीं आराम आया,
80% चांस है आपको आराम आ जाएगा, 80% चांस है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं तो फिर नेगेटिव एनर्जी और बुरी चीज़ें जो आपके साथ अटैच हैं उनको अपने से दूर भगाइए। कुछ भी फिलहाल ना कीजिए, सिर्फ और सिर्फ विर्द शुरू कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लातादाद, और जितना ज़्यादा हो सके इसको पढ़िए। हो सकता है शुरू में वो चीज़ें आपको और तंग करना शुरू कर दें, वो ज़्यादा तंग करने से, ताकि आपको लगेगा कि भाई ये तो नुकसान हो रहा है, आपको लगेगा कि ये नुकसान हो रहा है मेरा, लेकिन वो नुकसान नहीं हो रहा। वो चीज़ें इस तरह कोशिश कर रही हैं कि आप पढ़ना रोक दें, डरा रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। और इससे क्या होगा, एक टाइम आएगा कि जितनी भी पुरानी, जितनी भी खतरनाक, जितनी भी बुरी चीज़ें वो आपसे दूर चले जाएंगी। तादाद तस्बीह पढ़िए, नेगेटिव और बुरी चीज़ें जितने भी आपके साथ अटैच हैं वो आपसे चली जाएंगी। पहला अमल कीजिए आप हसद, नज़र बद का, और दूसरा जितनी भी नेगेटिव और बुरी चीज़ें आपके साथ अटैच हैं, ज़्यादा केसेस दिए जादू वाले, जिस तरह के मेरे से लोग सवाल पूछते थे आपके सवाल प्रोग्राम में भी, जो मैं ज़्यादातर बताता था, उसमें भी जितने ज़्यादा केस आते थे हसद, नज़र बद और नेगेटिव चीज़ें अटैच थी। बहुत कम कोई मेरे पास केस आता था जिसको मैं बताता था कि उनके ऊपर जादू किया गया है, तो मैं उनको बताता था आप जादू का तोड़ करें। तो जादू कम है, ज़्यादातर मैक्सिमम जगहों पे नेगेटिव और बुरी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ अटैच है। सो उसको आप जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, लातादाद पढ़िए और उसको भगा दीजिए। अच्छा, 2 कहानियाँ जी आज जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, और एक अरसलान मेरे जो कैमरामैन है उनके बचपन का एक सच्चा वाक़या जो अक्सर मुझे सुनाता होता है। अक्सर जब मैं मूड में होता हूँ कहता हूँ यार वो अपना वाक़या फिर से सुनाओ। अरसलान वो मुझे अपनी स्टोरी सुनाता होता है, और एक स्टोरी जो पिछले 3-4 महीने हुए हैं, अमेरिका से वापस आते ही, मेरे ख्याल में मैंने अमेरिका से आते ही उनको कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा इंशाल्लाह, कोरोना भी था लेकिन मैं आपकी तरफ इमरजेंसी है तो मैं चक्कर ज़रूर लगाऊँगा। तो मैं उनकी तरफ जा ना सका, और फ़ोन पे मेरा उनसे रब्ता हुआ। छोटी सी आप बीती जो एक सच्ची कहानी है वो सुनाऊंगा, उसके बाद आपको अरसलान की आज की कहानी सुनाऊंगा। और जो अभी मैंने प्रोग्राम किया, इसमें पूरा प्रोग्राम आपको गाइड करना चाह रहा हूँ, लेकिन डिपेंड करता है ना आप लोग क्या कहते हैं। आप लोग कहेंगे तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा और तफसील के साथ इंशाल्लाह इस प्रोग्राम करूँगा। मैं पाकिस्तान पहुंच गया। जब मैं अमेरिका से वापस आया तो मैंने उनको कॉल की, जी मैं आ गया हूं, आप मेरा यकीनन इंतज़ार कर रहे हैं। तो कोरोना है, मेरी कोशिश ये, मैंने गांव जाना है और वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग करनी है। तो अगर चक्कर मेरा लग गया तो मैं फ़ौरन आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन नहीं तो कम से कम मेरी ख्वाहिश होगी मैं फ़ोन पे इसको हल करूँ। फ़ोन पे मैं देखूँगा, पूरे केस को स्टडी करूँगा कि आने की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह आ जाऊँगा। कोरोना है, नहीं तो इंशाल्लाह मैं फ़ोन पे ही कर दूँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। हमारा एक तय हो गया। एक शाम को मुझे कॉल आई, मैं समझ गया उनकी कॉल आ रही थी। उन्होंने कहा सर आपकी इजाज़त हो तो वीडियो कॉल आपको कर ली जाए, और आप पेशेंट हैं उनको देख लें। जी मैंने कहा बिल्कुल, मुझे सिर्फ टाइम दे दें, मैं ज़रा थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। मैंने वज़ू किया और पढ़ाई शढ़ाई करनी थी, जो भी एक सेटअप करना था वो मैंने किया। और मैं एक ख़ास रूम है मेरा जहाँ पे मैं रात को, एडिटिंग रूम मेरा एक अलग है और जो इबादत के लिए रूम है वो सेपरेट है मेरा। मैं अपने उस रूम में जाके बैठ गया, और उस रूम में जब मैं बैठता हूँ और बंद कर लेता हूँ तो मेरी मिसेस को पता लग जाता है कि इस रूम में नहीं जाना, क्योंकि वो रूम सिर्फ मैं इस काम के लिए यूज़ करता हूँ, पढ़ाई के लिए और किसी काम के लिए नहीं। मैं बैठ गया, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की, सलाम दुआ फैमिली जो बैठी हुई थी साथ, उन्होंने की। एक रूम था, उसका मंजर था। ये कहानी मैं उनकी इजाज़त से ही सुना रहा हूँ, खुद से नहीं। अगर वो मुझे ना कहते सुना रहा हूँ, दिखा नहीं रहा, मैंने रिकॉर्डिंग तो नहीं की। कुछ ख़वातीन और कुछ मर्द उस कमरे में मौजूद थे, और एक 35 से 40 साल के उम्र के दरमियान की एक खातून जो दूर से मुझे कैमरे में नज़र आई, वो लेटी हुई थी, और घर वाले जो सलाम दुआ के बाद खामोश हो गए थे। और यकीनन वो मुझे देखना शुरू हो गए कि भाई बड़ा मॉडर्न पीर है ना, दाढ़ी है। और क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बना हुआ है जिसकी दाढ़ी होती है वो बड़ी पहुंची हुई हस्ती होती है, नहीं,
दाढ़ी के मुतालिक मैं आपको आज एक बात कहता हूँ, दाढ़ी उस वक्त आप रखते हैं जिस वक्त दाढ़ी के तमाम फ़राइज़ हकूक़ जो हैं, वह हक़ जो है दाढ़ी का वो अदा कर सके। क्योंकि जब आप मुँह पे दाढ़ी रख लेते हैं तो उसके बाद ज़िंदगी का तमाम तर्ज़ अमल, तमाम स्टाइल आपको ऐसा बनाना पड़ता है कि आप नमूना बने, लोग दाढ़ी देख के खौफज़दा ना हों बल्कि दाढ़ी वाला देख के सीखने के लिए आगे बढ़ें। लेकिन इस वक्त दुनिया की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि दाढ़ी से लोग खौफ खाते हैं। क्यों? मसनूई लोगों ने जो दीनदार नहीं थे दाढ़ियाँ रख के दीन को बदनाम किया है। मैं जब किसी के साथ मिलता हूँ तो मेरी वो शायद पढ़ी लिखी बात भी थोड़ी सी सुन लेते हैं और दीन की बात भी सुन लेते हैं। जो आमिल और इस तरह के लोग हैं वो दाढ़ी समझ के समझते हैं हम पहुँची हुई हस्ती हो गए हैं। पहुँची हुई हस्ती सिर्फ रब की ज़ात है, ये अल्लाह के नेक लोग हैं। हम बहुत आम और गुनाहगार लोग हैं। खैर उन्होंने मुझे इस तरह देखा, मैंने कहा जी कैमरा करीब लेके जाइए। वो कैमरा करीब लेके गए तो बज़ाहिर जो मैंने मुशाहिदा किया, चूंटी कहाँ से आ गई इतना लंबा सफ़र करके, वो भी मेरे बाजू पे। ओ यार इसको गिरा दिया, सॉरी, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अच्छा जी, कैमरा उनके पास लेके गए तो उनकी जब मैंने शक्ल देखी तो वो अल्लाह ताला ने उनको माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि खूबसूरती का ताल्लुक भी जिनात से है, वरना मैं ये चीज़ें डिस्कस नहीं करता। सब खूबसूरत इंसान है, जिसको अल्लाह ने बनाया वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन क्योंकि स्टोरीज़ के साथ इसका ताल्लुक है तो वो माशाल्लाह बहुत ही 35 से 40 साल की उनकी उम्र थी और बहुत ही हसीन और जमील थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया इन पे कोई चीज़ अगर है तो आशिक हुई होगी। उस फैमिली को देख के मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। मैंने कहा जी इस वक्त ये मुझसे बात कर सकती हैं? उन्होंने कहा नहीं सर इस वक्त वो सो रही हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इन पे अटैक आया था। वो जो चीज़ थी इन पे हाजिर हुई थी और हम लोगों ने बड़ी मुश्किलों से इनको पकड़ा और किया और हमें एक इंजेक्शन दिया गया डॉक्टर की तरफ से। वो फौरी तौर पे हम इंजेक्शन लगा देते हैं और ये बेहोशी की हालत में चली जाती हैं, तो ये बेहोश हो गई हैं। मैंने कहा मैंने आपसे कहा था कि जिस वक्त ये हाज़िरी हुई हो, वो जिन इनके अंदर हाज़िर हो, तो आपने मुझे उस वक्त कॉल करनी है। तो आपने उस वक्त कॉल करनी थी। उन्होंने कहा सर हमने बड़ी कोशिश की लेकिन उस वक्त हालात इतने आज तो ख़राब हो गए थे कि जैसे इनको पता लग गया था कि आपकी कॉल आनी है, क्या पहले से बुरा बिहेव था और हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, हम इनको पकड़ नहीं पा रहे थे। मुश्किलों से हम इंजेक्शन लगा पाए हैं ताकि आपको दिखा सके और बात करा सके। मैं कहा कोई बात नहीं। मुझे अंदाज़ा हो गया इस वक्त वो एक नशे की हालत में। तो मैंने कहा ये जो इंजेक्शन लगा इनको ये कितनी देर के लिए होता है? उन्होंने कहा जी वैसे तो 2-3 घंटे 4 घंटे सुकून से ये सोई रहती हैं, ऐसा हुआ नहीं है कि इंजेक्शन के बाद ये दोबारा उठ के बैठ जाए। अच्छा, अब मैंने कहा ऐसे करते हैं कि कल का तय कर लेते हैं। वो उनमें से खातून बोली हैं कि ऐसा करते हैं कि कल का तय कर लेते हैं। कल, आज तो फिर रात हो जाएगी, कल अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है, इनकी पता नहीं होता तबीयत का, तो फिर हम आपको कॉल कर लेंगे और आपको वीडियो कॉल हो जाएगी। मैंने कहा जी ठीक है। फिर भी मैं एक तरह थोड़ी सी तसल्ली करना चाहूँगा। अच्छा, मेरे जहन में नहीं था कि ये अभी हाज़िरी हो जाएगी। मैं देखिए सामने बैठ के डील करना और होता है, फ़ोन पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, कम होती हैं लेकिन मतलब हल्की फुल्की होती हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करें, मैं थोड़ा सा चेक तो करूं क्या है, किस हद तक है, वहम है या एंग्जाइटी। हाँ, एक मैं पिछला टॉपिक लंबा हो जाती बात में, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल में कहना मिस कर गया हूँ। जो अभी मैं बताने लगा था सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, ये भी बताना मेरे ख्याल में भूल गया, भी मुझे याद आ रहा है। एंग्जाइटी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना था। 2 पॉइंट थे, या तो नेगेटिव एनर्जी साथ होती है या फिर एंग्जाइटी होती है। और नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच हो तो जो लातादाद पढ़ना है सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। मैं रिपीट कर देता हूँ, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। ये तमाम मज़हब वाले इसको पढ़ें और लातादाद पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, चीज़ें दूर चली जाएगी। असल में स्टोरी और ये टॉपिक ये इकट्ठे नहीं हो सकते, मैं खुद गड़बड़ कर देता हूँ। अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो मैं इसको पे एक अलग पूरा प्रोग्राम किया करूँगा। स्टोरी के साथ थोड़ा सा मुझे था यार स्टोरी लेट ना हो जाए। खैर, अब मुझे याद आ गया बीच में एंग्जाइटी के ऊपर भी थोड़ा सा मैंने बताना था, दूसरा पॉइंट सारा भूल गया। अच्छा, मैंने कहा जी मैं थोड़ा सा
चेक कर लूँ मुझे ये था कि एंग्जाइटी है, या क्योंकि बहुत सारी अलामात जो हैं एंग्जाइटी में भी ऐसी होती हैं। एंग्जाइटी के ऊपर भी एक पूरा प्रोग्राम करना था, वो भी रह गया। मैंने जी पढ़ाई की और मैं पढ़ता रहा। जब मैं पढ़ रहा था मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था वो बेहोश हैं, 3-4 घंटे बाद उनको नींद आनी है। मैं जो पढ़ रहा था वो ये पढ़ रहा था, नोटिफिकेशन क्या आया, मैं ये पढ़ रहा था कि आया एंग्जाइटी है या सचमुच इस घर का में कुछ है या इनका वहम है। मैं पढ़ना शुरू हुआ हूँ, आंखें मैंने बंद की और थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में मैंने पढ़ना शुरू किया है। मैं पढ़ता गया हूँ, अभी ख़त्म ही करने वाला था कि मुझे ऐसे लगा कि मैं देख नहीं रहा था। मैं खुद अभी डर गया हूँ। असल में मैं देख नहीं रहा था, मैं पढ़ रहा था और आंखें मेरी बंद थीं, खातून बेहोश थीं और मैं पढ़ रहा था। और जब वही ख़त्म ही करने वाला था कि मेरे कानों ने ना एक आवाज़ सुनी, वो एक धाड़ने की आवाज़ थी, शदीद गुस्से की आवाज़ थी। तो मैंने एकदम से आंखें खोल ली, क्योंकि मुझे पता था वो बेहोश थी। मैं तो चेक कर रहा था कि घर में कोई चीज़ है या उनका एंग्जाइटी पेशेंट है या वहम है या क्या है, मतलब ओवरऑल चेक कर रहा था। जब धाड़ने की आवाज़ आई मैं एकदम से डर गया कि कोई चीज़ या तो घर से निकल के आ गई है या क्या हुआ। मैंने एकदम से जब आंखें खोली तो मेरा झटका निकल गया। वो खातून उठ के बैठ चुकी थी, आंखें उनकी शदीद लाल हो गई थी और वो मुसलसल कैमरे की तरफ जो उन्होंने सामने उनके पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो साहब जिन्होंने वीडियो कॉल की थी वो कैमरा वहीं, मैं पढ़ना शुरू हो गया था, वो कैमरा हटा भी लेते तो मुझे तो ज़हन में नहीं था, मैं तो पढ़ रहा था। लेकिन उन्होंने कहा शायद मैं उसको देख के पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कैमरा उनके सामने रखा। तो आहिस्ता आहिस्ता से उठी और उठ के बैठ गई हैं, ऐसे टांगें उनकी सीधी थी और उसके बाद जिस तरह ऐसे इंसान बैठता है ऐसे ऐसे वो बैठ गई। और वो मेरी तरफ मुसलसल देखी जा रही थी। जब वो एकदम से धाड़ी हैं तो यकीन मानिए मैंने आगे खोली है तो अपने सामने एक ऐसे इंसान को देखा है जो रेड आंखों के साथ मुझे इस तरह बैठा देख रहा था जैसे वो मुझे अभी खा जाएगा। मुझसे मिस्टेक क्या हुई, पढ़ते पढ़ते वो झटका जो मुझे लगा ना, क्योंकि मेरे जहन, मैंने कहा ना एक तैयारी नहीं थी मेरे साथ, वो तो बेहोश है, इंजेक्शन है अभी 3-4 घंटे तो इनको बेहोशी में लगेंगे। लेकिन वो जिस तरह जाग गई थी तो उस वक्त मैंने पढ़ना रोक दिया। मुझे पढ़ना नहीं रोकना चाहिए था, मैं पढ़ता रहता। लेकिन क्योंकि ना इंसान है और भी बहुत सारे काम होते हैं, एक फ्री माइंड के साथ बंदा काम करता है और होता है। जिस तरह आज आप देख रहे होंगे स्टोरी सुनाते हैं बड़े मज़े में हो गए। आज मुझे गर्मी नहीं लग रही, एसी चल रहा है, फिट है और बिजली गई हुई होती है तो मुझे मजबूरन करना पड़ता है, तो बड़ी गर्मी होती है क्योंकि एसी नहीं चल सकता, पंखा वैसे चलाएं तो शोर आता है। अच्छा, जब मैंने देखा वो बैठी देख रही हैं, मुझे घूर रही हैं, तो मैंने जब पढ़ना उसी वक्त रोक दिया जो मुझे नहीं रोकना चाहिए था। जब मैंने पढ़ना रोका तो उनके मुंह से जो आवाज़ निकली, जो फ़िक्रा मेरे कानों में आया था, वो था एक मर्द था जो बोल रहा था और वो कह रहा था पढ़ना, रुक क्यों गया है। और वो इतना खौफनाक धाड़ और उसके बाद मेरी आंखें खोलना, आंखें खोलते ही सामने किसी को इस तरह देखना कि गुस्से में कोई बैठा आपको देख रहा है, आंखें उसकी ख़तरनाक हद तक लाल हो चुकी हैं और आप चुप कर जाते हैं क्योंकि आपको झटका लगता है। तो आगे से गुर्राती हुई खौफनाक भयानक सी आवाज़ आती है, पढ़ना, चुप क्यों हो गया है, तंजिया। तो कुछ लम्हे के लिए मुझे ऐसे झटका सा लग गया। हाजिरी करने के लिए जो पढ़ना पड़ता है जिससे वो चीज़ हाजिर होती है, मैंने वो नहीं पढ़ी थी। मैंने चेक करने के लिए पढ़ा था आया एंग्जाइटी है, वहम है, या इस घर में तावीज़ात हैं, इस घर पे जादू हुआ है, या इस घर में कोई एंटिटी है, नेगेटिव एनर्जी है, या जिन्नात हैं, या पूरा कबीला आबाद है, या इस खातून के साथ कोई जिन अटैच हो गया या इनकी बॉडी के अंदर। मैं चेक कर रहा था लेकिन वो हाजिर हो गया। जब वो हाजिर हो गया तो मैं जो पढ़ रहा था वो भूल गया। जब भूल गया तो जब उसने तंजिया कहा तो अब एकदम से मुझे लगा जैसे वो लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अगर मैं सामने होता उस वक्त तो शायद वो मेरे पे अटैक भी कर देती। खातून जिसके अंदर मौजूद था ताकतवर, वो देता।
मैंने फौरी तौर पे अपने ऊपर कंट्रोल किया। अब वहाँ पे मिस्टेक मुझसे क्या हो रही है, जब मैं किसी को हाजिर करता हूँ, किसी के अंदर जिनात हैं और उसकी आप हाजिरी करवाते हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक दायरा कड़ा एक प्रॉपर करते हैं, दायरा कड़ा करते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। वो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बात होती इस्लाम दुआ के बाद पता लगा वो तो बेहोश हैं। तो मैंने जो प्रोसीजर शुरू करना था, अगर कोई मुझे कॉल करता है, बहुत दफ़ा हुआ कॉल आई और वीडियो कैमरा ऑन हुआ, ऑन होते ही सामने वाला जो नज़र आया उसके अंदर हाजिरी हुई थी, तो फौरी तौर पे मैंने दायरा कड़ा किया और पढ़ना शुरू कर दिया। और अगर पहले कहीं इस्लाम दुआ हो रही है, जी क्या हाल है, ये है वो, अच्छा ये हैं जी, चले मैं 1 मिनट शुरू करता हूँ, दायरा कड़ा किया, बिस्मिल्लाह किया, पढ़ना शुरू किया। तो यहाँ भी मैंने दायरा कड़ा तो नहीं किया था। तो मैंने फ़ौरन अपने आप को संभाला और मैंने कहा कौन हो तुम। तो वो जो भी था खामोश रहा। मैंने फिर एक दफ़ा पूछा, अब मैं तैयार हूं, अब तुम क्यों चुप हो गए हो, बोलो कौन हो तुम। औरत की जो आंखें थी वो मुसलसल कैमरे की तरफ इस तरह देख रही थी जैसे वो मुसलसल मेरी आंखों में देख रही हो। दूसरी दफा भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं आपसे मुखातिब हूं जनाब, नाम बताइए, आपका नाम क्या है। तो तीसरी दफा मेरे सवाल करने पे उसके अंदर से जवाब आई, तेरे बारे में मैं बताता हूं, तू कौन है। इस तरह की जब गुफ्तगू की जाती है तो असल में वो जो जिन होता है वो आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा होता है, वो अपनी ताकत का इजहार करना चाह रहा होता है और आपको तैश दिलाता है। तो अपने तैश में नहीं आना होता, ये हमें सिखाया जाता है। मैंने कहा तू मुझे मेरे बारे में बाद में बताई, पहले तू नाम तो बता। यकीन मानेंगे उसने अलिफ से लेके ये तक मेरी ज़िंदगी बचपन से लेके एंड तक गिनवा दी। मैं आपको तो मतलब नहीं बता सकता सारा। उसने शुरू से लेके वो जो मेन मेरी ज़िंदगी की जितनी भी बातें थी उसने सारी गिनवा दी। और मैं भी चुप करके मैंने उसको टोका नहीं, क्योंकि अब होना था ना, अब एक सिलसिला जो शुरू हो गया तो मैंने उसको टोका नहीं। उसने जब सारा गिनवा दिया, अब वो घर वाले ये सुनने के लिए बेचैन हैं जी मदर मलिक साहब क्या फरमाते हैं, सही कह रहा है या झूठ कह रहा है। जब वो गिनवाते गिनवाते ये किया यहाँ तक के यकीन मानिए कि मैंने जब मीडिया पहली दफ़ा ज्वाइन किया था पाकिस्तान में, बहुत कम लोग जानते होंगे, मेरे कोलीग्स जानते हैं, वो भी पुराने कोलीग्स। आज भी वो मैं पब्लिक न्यूज़ हो गया, उस वक्त पहले ATV था, ATV से पहले वो प्राइम TV था। पाकिस्तान में सिर्फ 2 चैनल होते थे उस वक्त, पाकिस्तान टेलीविज़न जिसको PTV कहते थे और दूसरा चैनल का नाम था प्राइम TV, जो पहले शुरू हुआ था नॉर्वे में, उसके बाद UK में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद USA में चलता था, फिर पाकिस्तान में भी उसकी कभी कभी नशरियात आती थी। दूसरा था एक STN शालीमार नेटवर्क, वो बहुत कम जगहों पे जाता था, ज़्यादातर PTV चलता था। और दूसरा पाकिस्तानी चैनल तो जो था प्राइम TV था। मैंने प्राइम TV को ज्वाइन किया था मेरी बर्थडे वाले दिन, 6 दिसंबर 1999 को। ये आज भी मुझे डेट इसलिए याद है, मेरी सालगिरह का दिन था और मैं प्राइम TV ज्वाइन कर रहा था। 6 दिसंबर 1999 को लाहौर आके पिंडी से मैंने ज्वाइन किया था प्राइम TV, और उसके बाद प्राइम TV बाद में ATV बना। ATV से अब मेरे ख्याल में वो लोग पब्लिक हैं। उसने यहाँ तक बता दिया कि सालगिरह वाले दिन तूने प्राइम TV को ज्वाइन किया था। प्राइम TV नाम नहीं लिया, TV चैनल को ज्वाइन किया था लाहौर आके। उसके बाद मैंने एक बता देता हूँ, स्टार लाइट उनका नाम था, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, UK की कंपनी थी। खालिद साहब उसके ऑनर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं। UK से वो सामान लेके आते थे, वो UK बेस्ड थे, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। हम एक टाइम में कुछ 6-7 ड्रामे हम लोग बना रहे थे। तो मैंने एसोसिएट ड्रामा डायरेक्टर शुरू किया था, फिर ड्रामा डायरेक्टर भी बना था मैं, PTV पे ड्रामे एज ए मेरे डायरेक्टर चलते थे। उसने वो सारी बातें गिनवाई। अब वो घर वाले इस इंतज़ार में थे कि ये जनाब क्या कहता है, झूठ है या ये कोई तुक्के मार रहा है। जब उसने सारा गिनवा दिया तो यकीनन मेरा कुछ देर में खामोश रहा। उसने कहा क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई। मैंने कहा यार मैं तो समझा था कि तू बहुत बड़ा पहुंचा हुआ है, तेरे पास बहुत ताकत है, तेरे पास ये है, तू पता नहीं क्या कुछ जानता है, तू तो बस सिर्फ इतना कुछ जानता है बस। ये उसका जो एक तैश दिलाने का मेरे ऊपर जो सिलसिला चल रहा था, तो मैं उसको बजाय तैश में आने के अब मैं उसको उस ट्रैक पे ला रहा था।
मैंने कहा बस, मैं तो समझा था यार तू बड़ा कुछ जानता होगा, बड़ा वो होगा, और तुझे तो पता ही कख में नहीं। हाँ ठीक है, जो तूने बताया ये ठीक है, लेकिन ये तो बहुत कम है, और कुछ वो बता जिस पे तुझे मौत पड़ती है। बदतमीजी की टोन में वो मेरे से हम कलाम हुआ थोड़ा सा। मैंने कहा अच्छा नाम तो बता। उसने कहा तू मेरा नाम पूछ के क्या करेगा। मैंने कहा इसलिए कि जब आमना सामना तेरा मेरा हो ही गया है, तूने मेरी हिस्ट्री भी खोल के बता दी, तू ये मुझे जितलाना चाहता है कि तू कितना ताकतवर है। अगर तू वाकई ताकतवर है तो और बता ना। फिर उसने, इसको कहते हैं चोट मारना, उसने मुझे एक चोट मारी, मेरे उस्ताद जी का नाम लिया। कहता तो उनकी बल पे कर रहा है ना, मैं उसको भी कुछ नहीं समझता। मैंने कहा तू भूल गया है, मैं उसकी बेस पे नहीं कर रहा, वो एक बशर है, वो एक इंसान है, और मैं भी इंसान हूं। तू इंसान नहीं है, तू मट्टी का नहीं आग का बना हुआ है। मैं खाकी हूं, तू खाकी नहीं है। तो वो भी खाकी है मेरा उस्ताद। मैं उसकी बलबूते पे कभी नहीं किया, उस्ताद की दी हुई तालीम की बलबूते पे करता हूं, क्योंकि मेरे उस्ताद ने कुछ ईजाद नहीं किया। वही कुरान मजीद जो वो पढ़ते हैं वो मुझे बताते हैं, मुझे अदब व एहतराम सिखाते हैं उसका, कि उसको किस तरीके मैंने पढ़ना है और कामयाब होना है। वो ज़िंदगी की तमीज़, वो ज़िंदगी की हिदायत, वो ज़िंदगी में कामयाबी का और आखिरत में कामयाबी का रास्ता उन्होंने सिखाया है। और मरते दम का माँ बाप की तरह जो इज़्ज़त है मेरी उनके लिए है और रहेगी। लेकिन वो भी रब का कलाम पढ़ते हैं और मैं भी रब का कलाम पढ़ता हूँ। और जो मैं रब का कलाम पढ़ता हूँ तो फिर उस पर भी तो आना, मैं क्या क्या पढ़ता हूँ। कुछ चीज़ें सेंसर करूँगा, फैमिली के हवाले से कुछ बातें थी वो नहीं बताऊँगा मैं, अपनी और उसकी जो बातें बता रहा हूँ। बातें तो बहुत होती हैं और वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा, क्योंकि एक याद नहीं रहती हर बात, लेकिन ये पता होता है उसने ये बात कही, ये भाई लाइन एज इट इज़ मैं नहीं बोल रहा, लेकिन यही बातें थी हमारी जो हुई थी। उसने कहा मुझे पता है तेरे पास क्या इल्म है। तो मैंने कहा फिर अगर तुझे ये पता है मेरे पास ये इल्म है तो चला जा। वो एक जोर से उस खातून ने कहका लगाया, पूरी फैमिली सहमी बैठी है जी, वो गरीब सी हमारी गुफ्तगू हो रही है, उसने कहका लगाया। अच्छा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं, लेकिन रिकॉर्ड इसलिए होता है कि फैमिली भी इजाज़त दे। बहुत सारी फैमिली इजाज़त नहीं देती, क्योंकि घरेलू खातून थी, वो भी एक कोई वो तो नहीं थी जो मसला वही आ जाता है ना कि अगर मैं कैमरा लगाने की इजाज़त मांगूंगा तो वो, एक तो मैं मोबाइल पे था, शायद मोबाइल पे भी चलो मैं कैमरा लगा के रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमारी फैमिली है, इसको बाहर हम तो बताना ही नहीं चाहते, तो प्लीज़। मैंने कहा ठीक है, वरना मेरी ख्वाहिश है मैं आगे भी इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा निकालते हुए जिनादी। बड़ा खौफनाक मंजर होता है, बाजू का तो बहुत हमला हो जाता है बाकायदा। अच्छा अब एक चीज़ जो मुझे डरा रही थी वो ये थी कि मैं दूर हूँ, ये मुझ पे तो हमला नहीं कर सकता, मैक्सिमम ये जो भी है हम कलाम मुझसे है, ये कैमरे को हटा के तोड़ के फेंक के अब घर वालों पे अटैक कर देगा। ये मेरे अंदर खौफ चल रहा था। मैं उसको बातों में इसलिए लगा रहा था कि गुस्से में बजाय, मैं उसको गुस्सा भी दिला सकता था, मुझे गुस्सा दिला रहा था, मैं गुस्सा नहीं कर रहा था, मैं उसको भी गुस्सा दिला सकता था, मैं उसको गुस्सा दिला के उसको पकड़ सकता था। लेकिन होता क्या कि उस वक्त ख़वातीन ज़्यादा थी, जेंट्स कम थे उस घर के अंदर, और वो बिफर जाता तो औरतें उसको पकड़ ना सकती, वो नुकसान देता। बज़ाहिर तो के सामने एक औरत बैठी हुई है ना, लेकिन उसके अंदर एक ताकतवर जिन है जो हम कलाम है। जब इल्म की उसने बात की, मैंने कहा तो फिर तू चला जाना, तो उसने एक ज़ोर सा कहका लगाया, ऊंचा सा कहका लगाने के बाद मुझे कहता है चल तुझे मौका देता हूं, तू चला जा। मैंने कहा देख यार बात ये है ना, तू ताकतवर ना मैं ताकतवर, मतलब ये वर्ड तो नहीं कहने यार का लफ्ज़ जिस तरह मैंने अभी कही, एक स्टोरी सुना रहा हूँ। मैंने कहा ना आप ताकतवर हो ना मैं ताकतवर हूँ, ताकतवर सिर्फ रब्बे कायनात है, अल्लाह ताला की ज़ात है, अता करने वाला वही है, उसने भी तुझे ताकत अता की है, मुझे उसने इल्म अता की है। मेरी ताकत वही इल्म है जो कुरान मजीद के ज़रिए, तेरी ताकत वही है जो तुझे अल्लाह ताला ने अता की है। मैं तुझसे लड़ने के लिए नहीं बैठा, मैं तेरे साथ ये भी दावा नहीं कर रहा कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ या ताकतवर हूँ या तू कम ताकतवर है, मेरा एक ये तेरे साथ मुकाबला भी नहीं है। लेकिन मैं तुझे ये भी नहीं कहूँगा कि तुझे मैंने मान लिया तेरी मान लूँगा, नहीं। मैं आपको एक छोटी सी दावत देता हूँ,
उसने कहा क्या? मैंने कहा ये एक बशर है, इससे जो भी गुनाह हुआ है, जो भी गलती हुई है, जो कुछ भी है, आप इसके जिस्म के अंदर आ गए हो और इसकी इजाज़त नहीं है। कानून होता है, इंसानों के लिए भी कानून होता है, जिन्नात के लिए भी, आपके भी कानून बने हुए हैं। आपके कबीले का भी एक कानून होगा, आप जिस भी कबीले से हो, चाहे आप कबीले के सरदार भी हो, बहुत ताकतवर हो, चीज़ें जो आप बता रहे हो, गिनवा रहे हो, बेशक ताकतवर हो, लेकिन आपका भी एक कानून है। तो उस कानून के तहत आप किसी इंसान के अंदर नहीं आ सकते। वो इंसान जानबूझ के अगर आपको नुकसान पहुंचाता है तो तब आप उसको साथ बुरा पेश आ सकते हैं, लेकिन अगर अनजाने में, उसको पता ही नहीं है, आपके बच्चे हैं, आप बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, ऊपर चढ़ गया, नुकसान दे दिया, तो उसमें भी उसका कसूर नहीं है, आप कसूरवार हो, आप उसको नज़र नहीं आए हो, क्योंकि आप ऐसी जगह पे थे। हाँ, मैं राज प्रोग्राम करने के लिए जाता हूँ एक खंडर में, एक ऐसी जगह में जहाँ पे कोई इंसान रहता ही नहीं है, तो वहाँ पे जिन्नात हैं। वहाँ पे अगर हम गलती करते हैं तो हमारी गलती है कि भाई आप आए हो यहाँ पे चल के। देखिए मेरे प्रोग्राम में आपको ज़्यादातर अभी आगे भी नजर आएंगे, अभी इस हफ्ते भी जो चलेगा, एक ऐसा घर जिस पर स्टाम्प पेपर लिखवाया गया मुझसे कि अगर आप मर गए, आपके ये 3 लोग, दोनों कैमरामैन और आप मर गए, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो मैंने स्टाम्प पेपर लिखा है, मौत पे दस्तखत किए हैं। तो वजह क्या है? उस घर के अंदर कभी घुसा ही कोई नहीं, वहाँ पे जिन्नात ही जिन्नात हैं। तो जो एक घर आबाद है जहाँ पे इंसान रहते हैं, वहाँ पे जिन्नात को रहने की इजाज़त नहीं है। तो मैंने उससे कहा क्योंकि कानून आपने तोड़ा है, इस बशर ने कोई गलती नहीं की, या बताओ अगर इसने कोई गलती की है तो। हाँ, शर्त यह है कि अगर इसकी गलती है, गलती से मुराद इसने जानबूझ के कुछ ऐसा किया, इसको पता भी लग गया था फिर भी इस औरत ने नुकसान पहुंचाया, फिर ये मुजरिम है। अगर इसने जानबूझ के नहीं किया, इसने अनजाने में कोई गलती की है, तब भी ये मुजरिम नहीं है। तो फिर आप उसको ये सज़ा क्यों दे रहे हो कि उसके जिस्म के अंदर आ गए हो? उसने कहा ये मुझे अच्छी लगती है, मुझे ये पसंद आ गई है, अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं है। मुझे, क्योंकि वो अमेरिका में जब था, राब्ते में थे, मुझे बता चुके थे कि वो शादीशुदा हैं और मुझे इस बात का पता था। तो मैंने कहा जब वो किसी के साथ निकाह कर चुकी हैं, किसी की ज़ौजा बन चुकी हैं, तो वो किसी की बीवी हैं। क्या तुम्हारे जिन्नात में भी ऐसा होता है कि किसी की जो बीवी होती है, जिसकी किसी के साथ शादी हुई होती है, तुम जाके इस तरह कब्जा करके बैठ जाओ? वहाँ पे भी कानून है, वहाँ पे इस तरह नहीं कर सकते, तो तुम इंसान के साथ कैसे कर सकते हो? जब यही कानून तुम जिन्नात में भी मौजूद है कि तुम किसी और की जो बीवी है उस पर काबिज नहीं हो सकते जब तक वो उससे अलहदगी ना इख्तियार करे। क्योंकि मैं आपको कई कहानियों में सुना चुका हूँ, जिन्नात की बाकायदा शादियाँ होती हैं, निकाह होते हैं। मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, जोश, जितने भी मज़हब हैं, सब इनके अंदर भी जिन्नात में पाए जाते हैं। तो जब उनकी भी निकाह और शादी होती है तो उनका भी हमारी तरह सिस्टम है, मिलता जुलता। तो एक शादीशुदा औरत पे आप कब्जा कैसे कर रहे हो जबकि वो किसी की है? उसने कहा बस मेरा दिल आ गया इस पर, ये मुझे अच्छी लगी है। ये एक फ़लाँ शादी वाले दिन इतनी बन संवर के वहाँ से गुज़र रही थी कि मेरी, मतलब अमूमन इस्लाम में जो कहा जाता है कि ख़वातीन जब बन संवर कर शादियों पे जाती हैं तो अपने ऊपर दम करके जाया करें, क्योंकि वो उस वक्त एक तो बहुत खूबसूरत बनी होती हैं, ड्रेसेस बड़े खूबसूरत पहने होते हैं, मेकअप बड़ा अच्छा किया होता है और खुशबुएँ लगाई होती हैं। तो ऐसे में कि जो शरारती जिन्नात होते हैं ये ज़रूर देखने के लिए आते हैं या दिल भी आ जाता है। तो उसने भी वही जिक्र किया कि फ़लाँ शादी पे इस तरह तैयार होके गई और मेरा उसको देख के इस पर दिल आ गया। मैं कतन इसके करीब ना होता, लेकिन इसको जब मैंने देखा और इसने जिस तरह की खुशबू लगाई हुई थी, मेरा इस पर दिल आ गया, अब ये मेरी है। मैं समझ गया कि ये इस पर आशिक हुआ है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना, मैं खूबसूरती का लफ्ज़ किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन क्योंकि मुझे पता लग गया था जिस तरह का अल्लाह ताला ने इनको हुस्न अता किया है, तो ये हो ही नहीं सकता कि थोड़ी सी इनकी बदपरहेज़ी कह लें या बेहतियाती, तो ये मखलूक इस पर आशिक हो ही हो। मैंने कहा ठीक है, क्या आपका कानून, आपके माशरे के असूल ये इजाज़त देते हैं कि कोई बशर जितनी खूबसूरत हो, खुशबू लगा के जाए तो आप उस पर आशिक हो गए तो उस पर कब्ज़ा कर लो? मुख्तसर करूँ, ये लंबी हमारी तो काफ़ी, ये यूँ समझिए डिबेट कोई 5-10 मिनट की नहीं होती, बाद का घंटा घंटा चलती है। मकसद पता क्या होता है? पता लग जाता है कि वो जो ताकतवर है, एक्चुअली हम कलाम जब हम होते हैं, जिन्नात से बात कर रहे होते हैं, तो मकसद ये होता है, अगर काबू करने वाले 4
हट्टे कट्टे बैठे हैं तो फिर बहस नहीं करनी, पकड़ना यार ज़रा ये ऊपर नीचे हो तो इसको पकड़ लेना, हम फिर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। पता होता है पकड़ने वाले नहीं हैं तो फिर तरीके से डील करना होता है। और बैठे भाई मैं दूर हूँ, मैं उसको फिर ट्रैक पे लेके आया। मैंने कहा यार बातें हमारी काफ़ी हुई। मैंने कहा देखें ये एक बशर है, ये किसी की अमानत है। अल्लाह ताला का मुझे हुक्म है कि अगर मेरे पास इल्म है, आपने किसी की अमानत है, जब किसी की ज़ौजा कोई बन जाती है तो उसकी अमानत होती है। आपने किसी की अमानत में ख़यानत की है, उस पर कब्ज़ा कर लिया और उसको आप कह रहे हैं मेरे ये मैं इसका आशिक हो गया हूँ और ये मुझे पसंद आ गई है तो अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ ये मेरी है, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक दावत देता हूँ, आप इसको आराम से छोड़ दीजिए और चले जाइए। तो उसने कहा क्या कर ना, उसने कहा ना गया तो, और उसने एक गाली दी बड़ी सी, मैं वो नहीं आगे रिपीट करूँगा, गाली नहीं, एक लफ्ज़ लेके, नाम लेके। जब वो गाली ली तो फिर एकदम से, मैं भी एक बशर हूँ, मेरा आग सी लग गई जिसमें। मैं कहा बस तूने अब हद क्रॉस कर दी। मैं उस वक्त लहजा बड़ा सख्त हो गया। मैंने कहा तूने हद क्रॉस कर ली है, इसके बाद मैं तुझसे हम कलाम नहीं होगा। बात सुन, या तू मुझे मार, एक सेकंड दे, मुझे दायरा कड़ा करने दे, या तू मुझे मार, अल्लाह माफ़ करे। मतलब मैं ये कहानी आज आपको क्यों सुनाई है, अगर मैं दायरा कड़ा ना करता या कर रहा होता मुझे नुकसान पहुंचा सकता, लेकिन वो अपनी ताकत के नशे में इतना मस्त था। जब मैंने उसे कहा ना या मुझे दायरा कड़ा करने दे, दिखा तो अपनी ताकत, मैं तुझे अपनी ताकत दिखाता हूँ, वो इतना अपने नशे में मस्त था कि उसने कहा कर ले जो करना है। अगर वो ना करता तो यकीन मानिए मेरा बेड़ा गर्क कर देता वो, क्योंकि मैंने तैयारी से नहीं किया था, हम कलाम शुरू हो गया था। बेड़ा गर्क से मुराद नुकसान हो जाता, वो किस हद तक करता अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन क्योंकि मुझे उस्ताद जी ने भी बाद में कहा था नहीं आपको दायरा कड़ा कर लेना चाहिए था। मैंने कहा यार मुझे दायरा कड़ा करने दे या फिर देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा कर ले। बस ये एक लम्हा ऐसा था कि अल्लाह ने मेरी सुन ली, उसने कहा कर ले। मैंने क्योंकि नहीं किया हुआ था फौरी तौर पे, क्योंकि वो एक अक्लमंदी जो सॉरी अपनी ताकत के नशे में मस्त था, तो उसमें वो कह रही है कर ले। फौरी तौर पे जी मैंने उसको किया, दायरा कड़ा जब मैंने कर लिया तो उसके बाद तो मैं यूँ हो गया कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा बात सुना, बहुत कर लिया तूने, गाली भी दे दी मैंने तुझे, अभी तक कोई बदतमीज़ी नहीं की। तू भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है और मैं भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हूँ। उस वक्त टेम्पो जो मेरा शुरू में था बड़ा मीठा था, नरम था और सुकून से बात कर रहा था। इस दायरे कड़े के बाद मेरा एकदम से रूप ही चेंज था, जो वो भी देख के हैरान हुआ। मैं कहा बस बहुत, मैं उस वक्त चीखने वाले मूड में था कि अब ना तेरी आवाज़ निकले, कर जो तूने करना है। उसने कहा मैं तुझे यहीं मार दूंगा। मैंने कहा तेरी जरूरत नहीं है। मैंने मतलब एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जो उसको अब इश्तियाल दिलाने के लिए थी। गालम गलोच, माँ बहन की गाली तो नहीं निकाली, लेकिन फ़िक्रे इस तरह के थे कि उसको गाली की तरह महसूस हुए। वो कुछ फ़िक्रे इस तरह के होते हैं जो जिन्नात को लगता है कि ये फ़िक्रा कह के इसने मुझे गाली दी है। तो मैंने वो फ़िक्रे बोले जिसमें वो गुस्से में आया और उसने कहा मैं तुझे मार दूंगा। मैं कहा तेरी जरूरत नहीं है तो मुझे मार सके, मार। और जब उसने पहला अटैक मेरे ऊपर किया, यकीन मानिए दूर बैठे हुए मेरे से, वो कहाँ था मैं कहाँ था, मेरे जिस्म को एक झटका सा लगा। मुझे पता लग गया ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। मैंने दायरा कड़ा किया हुआ था, मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ, मुझे कुछ उस तरह नहीं हुआ, लेकिन झटके से मुराद इस तरह महसूस हो गया वो बहुत ही ताकतवर है। उस झटके से यूँ महसूस हुआ कि वो वाकई ताकतवर है। लेकिन मैंने जो दायरा कड़ा किया हुआ था वो मेरा हिसार था, मुझे कुछ भी ना हुआ। और मैंने कहका लगाया, मैंने कहा मेरी बारी, और मैंने उसको फिर एक तैश दिलाया। मैं कहा बस अब बर्दाश्त कर मेरा। वो एक स्टेज होती है पढ़ने की, पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। वो इतना ताकतवर था, अंदर से मैं इतना घबराया हुआ था जो मैंने उसको महसूस नहीं होने दिया। ताकत मेरी वो भी जानता था। मैंने पहला, दूसरा, तीसरे से जो स्टार्ट लेना था, मैंने पहला स्टार्ट ही चौथे से लिया। पांचवें से आखिरी था, चौथे से स्टार्ट लिया। जब मैंने चौथे से पढ़ना शुरू किया वो खामोश रहा, वो बिल्कुल खामोश इस तरह रहा जैसे वो कह रहा था कि कर तू जो कर सकता है, मुझे कुछ भी नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं पढ़ने जा रहा था उसके पढ़ने से अगले को आग लग जानी चाहिए थी, उसको करंट लग जाना चाहिए था, उसको तकलीफ़ होनी शुरू हो जानी चाहिए थी। जब मैं पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते फिर वो एक लम्हा आ गया कि अब थोड़ा और बच गया था, पढ़ने वाला हिस्सा मैक्सिमम मैं पढ़ गया था और वो आगे से खामोश बैठा था। तो मुझे एक खौफ आना शुरू हो गया, क्योंकि जब हम पहला पढ़ते हैं, पहला स्टेज करते हैं तो रिज़ल्ट मिलता है, नहीं मिलता तो दूसरे पे लाजमी मिल जाता है, नहीं मिलता तो तीसरे में लाजमी मिलता है, तीसरे में भी नहीं मिलता तो चौथे में तो मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है। पाँचवीं की नौबत नहीं आती, पाँचवीं स्टेज की नौबत नहीं आती। और यहाँ पे सीन क्या था, चौथे से ही स्टार्ट है और वो खातून रिलैक्स आंखें फाड़ के उस तरह बैठी हुई है और वो अंदर खामोश है जो घुसा हुआ है।
वो बात नहीं कर रहा, तो मेरे अंदर कैसे हो सकता है हार्ट बीट तेज़ ना हो कि चौथे की नौबत नहीं आती। मैंने डर की वजह से, उसकी ताकत की वजह से कुछ उसने बातें इस तरह की थी फैमिली के बारे में, उस्ताद जी के बारे में, मेरे बारे में, कि मैं समझ गया था ये है। चौथा पढ़ते पढ़ते ख़त्म होने वाला था और वो खामोश बैठा था। यकीन मानिए कुरान मजीद की वो कुछ पढ़ते 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 जब मैं आखिरी लाइन पे पहुंचा और मैंने उसकी तरफ मुसलसल जो देख रहा था, मेरी दिल की धड़कन और तेज़ थी कि ये बिल्कुल आयत ख़त्म होने वाली है, और वो खामोश था। तो वहाँ पे एक अल्लाह ताला से मैंने मदद मांग के, एक दिल में मदद मांगी और उसको पढ़ लिया, और उसने कोई नहीं बोला, वो खामोश रहा। तो मुझे ये पता लग गया कि चौथा भी मैंने पढ़ लिया, स्टेज कंप्लीट कर लिया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अल्लाह से मदद मांग के एक फ़िक्रा कहा साइकोलॉजिकली उसको। जब चौथे की आयत ख़त्म होगी वो फिर भी नहीं बोला, तो मैं जो डर जाना चाहिए था, बजाय डरता अल्लाह की ज़ात पे एक और यकीन कामिल हुआ। मैंने कहा इसकी ऐसी की तैसी जो मेरी वो हालत होती है, वो एक लम्हा मेरे ऊपर आया और मेरे अंदर से आवाज़ निकली, इसकी ऐसी की तैसी। पढ़ लिया, अल्लाह ताला से कॉन्फिडेंस मुझे मिला और अल्लाह ताला से फिर एक यकीन कामिल हुआ। और मेरे गुस्से में उसको मैंने कहा बस अभी से तेरी बोलती बंद, अभी तो मैं शुरू अभी हुआ हूँ। और साथ ही जब मैंने 5वीं स्टेज पढ़नी शुरू की तो उस औरत के अंदर से चीखो पुकार शुरू हुई। पहली उसने जो चीख निकाली मुझे लगा वो मेरे ऊपर धाड़ रही है, लेकिन दूसरी धाड़ चीख पे मुझे क्लियर समझ आ गई थी ये मेरे ऊपर धाड़ नहीं है, वो तकलीफ़ है जो मेरी इस आयत के स्टार्ट करते ही उसको शुरू हो गई है। और मैंने फिर ऊंची आवाज़ में पढ़नी शुरू कर दी और फिर मज़ा लेके पढ़नी शुरू कर दी, किरत के साथ पढ़नी शुरू कर दी कि उसको और आग लगाऊं, जल्दी से ख़त्म ना हो। उसकी धाड़ें शुरू हो गई, वो कहे रुक जाओ बस कर दो, रुक जाओ बस कर दो, रुक जाओ बस कर दो। माफ़िया मांगे, मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको पढ़ना रुको, मेरी बात सुन लो, पढ़ना रुको, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा का वास्ता है रुक जाओ। मुझे वास्ते देने शुरू हो गया। मैंने दरमियान तक पढ़ा कि उसको इतना कमज़ोर कर दूँ कि इसकी ताकत काफ़ी कम हो जाए, फिर इसको मैं डील पर लेके आऊँगा। अगर ये इस हालत में बैठा रहा तो ये अटैक ना मार दे मेरे ऊपर। वो मुसलमान नहीं था। जब मैंने आधी पढ़ ली तो मैंने देखा उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, वो कमज़ोर पड़ चुका है। मैं कहा बोल, क्योंकि मेरा मज़हब, मेरा इल्म, मेरी उस्ताद की तरबियत मुझे इजाज़त देती है कि मैं अगली की एक दफ़ा ज़रूर सुनूं। बोल, इसको मुकम्मल करूं, तुझे मार दूं या जाएगा। अब वो वैसे ही कमज़ोर पड़ चुका था। उसने कहा मुझे माफ़ कर दे, मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा एक शर्त पे, तुझे जाने दूँगा, तू फलां कसम उठा के जाएगा, हल्फ दे के जाएगा कि दोबारा इसके अंदर कभी नहीं आएगा और किसी और को भी नहीं भेजेगा। इस घर के अंदर जितने भी फ़र्द बैठे हैं, बाशमूल इस खातून के और मेरे भी, इनमें से किसी को भी तू नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और हल्फ दे तू सिर्फ मुझे नहीं, मेरी फैमिली को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने कहा मैं हल्फ देने को तैयार हूँ। वो वाकई शायद घबरा गया था, वाकई डर गया था, या वाकई इतना कमज़ोर पड़ गया था। जिसके साथ इतनी देर, घंटा डेढ़ घंटा मेरी बातें हुई थी, वो वाकई कमज़ोर पड़ गया था, मानने को बिल्कुल तैयार हो गया। उसने फौरी तौर पे कसम भी उठा ली। जब उसने इतनी बड़ी कसम खा ली तो फिर मैं डर गया, कहीं मुझे चक्कर दे रहा है या क्या कर रहा है, क्योंकि मैं भी ज़रा उलझा हुआ था। वो बहुत बड़ी कसम थी जो उसने खा ली। तो मैंने कहा फिर खा। जब उसने दोबारा वो कसम खाई और कमज़ोर उसमें अंदर खाई तो मुझे लगा नहीं, ये हिम्मत हार चुका है, इसकी ताकत टूट चुकी है, ये मुझे चक्कर नहीं दे रहा। फिर मैंने उससे बहुत से वादे लिए, बहुत सारी इस तरह की बातें की और मैंने उसको कहा जाते हुए एक छोटा सा और काम करके जा। उसने कहा जो तू कहना चाह रहा है मैं पहले ही जानता हूं तू क्या कहना चाह रहा है, तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, ये नहीं करूंगा। मैं कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि अगर तू मुझे अभी छोड़ देता है, जाने देता है, तो मैंने भी वादा किया है तेरी फैमिली या इस फैमिली में से किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तू ये मनवाएगा तो फिर तू गलत करेगा, मैं तेरी बात मान लूँगा लेकिन फिर मैं नुकसान करूँगा। आज नहीं, कल नहीं, साल बाद, 2 साल बाद जब मुझे बात याद आएगी फिर मैं नुकसान करूँगा। मैं कहा ठीक है, मैं तुझे इस बात की डिमांड नहीं करता, मैं पीछे हट जाता हूँ, लेकिन ये मेरी फैमिली, मैं और पूरी, पहली शर्त ये पूरी फैमिली जो इस घर में बैठी हुई है, तू कभी दोबारा इनके अंदर नहीं आएगा। उसने कहा इसका हल्फ देने को तैयार हूं, तो जो भी हल्फ ले। उसके बाद मैंने कहा इस रास्ते से तू बाहर जाएगा उसको तकलीफ ना हो। ज़्यादातर मुंह के रास्ते से हम फिर कहते हैं बाहर जाए, कानों से भी जाते हैं, नाक से भी जाते हैं, तो मुंह के रास्ते से इंसान को तकलीफ कम होती है, तो इस रास्ते से बाहर जा।
इसको तकलीफ़ कम से कम हो, क्योंकि तू बहुत ताकतवर है और ये बहुत ही कमज़ोर इंसान, तूने इसको पहले ही बहुत तकलीफ़ दी है, अब इसको मज़ीद तकलीफ़ ना दे। कुछ चीज़ें और उसको मैंने पढ़वाई, वो उसने पढ़ी और हल्फ दिया, और उसके बाद मैंने कहा जा, चला जा और दोबारा इस घर की तरफ ना आई। जब वो उस औरत के अंदर से निकला तो उस औरत ने एक उल्टी की, एक अजीब करब की, एक उल्टी होती है लेसदार अजीब किस्म की, एक येलो किस्म की उल्टी होती है, उसने बाकायदा उल्टी की और बहुत ज़्यादा की। जब वो उल्टी कर चुकी तो उस फैमिली ने देखा, मैं कैमरा उस औरत की तरफ था, देख नहीं सका, दरवाज़ा दूसरी तरफ था कैमरे के, उनका कोई बड़ा सा गेट था, वो इतने ज़ोर से किसी ने बजाया, खोला या बंद किया कि जैसे दरवाज़ा टूट जाता है। वो भागा है या खोल के गया है, किस अंदाज में गया है कि इतनी ज़ोर से, वो जो सिंगल डोर होता है, इतनी ज़ोर से खोला और बंद किया गया है कि मैं फ़ोन पे बैठा, मेरा झटका निकला है, तो उन लोगों की क्या हालत हुई होगी। मैंने कहा चला गया है? कहते हाँ जी, वो दरवाज़ा खुला है आंखों के सामने, मतलब उन्होंने देखा है कि खुद से दरवाज़ा खुला है और बहुत ज़ोर से बंद हुआ है, वो बहुत जल्दी में था या क्या था। औरत ने उल्टी की, मैंने कहा इसको थोड़ा सा लुटा दें, उनको सारी हिदायत दी, समझा दिया। फिर मैंने उस खातून से पूछा क्या हुआ था। उन्होंने कहा भाई ये कहानी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये आप, क्योंकि मैंने उनसे इजाज़त ले चुका था सारी बाद में कि मैं इसको स्टोरी कभी सुना दूँ, उन्होंने कहा सुना दें, लेकिन उन्होंने कहा ये वाली जो औरत ने कहा ना, ये मैं जिस दिन शादी पे जाना था और ये हुआ था, उन्होंने कहा ये ना बताइएगा स्टोरी में। मैं कहा ठीक है अगर आप कह रही हैं, क्योंकि मैं जब स्टोरी सुनाता हूँ ना, लोगों से भेजते हैं आप लोग, तो उसमें मैं पूछ लेता हूँ आपका नाम बताना है, वो कहते हैं नहीं जी। शहर बताना है, नहीं जी ये ना बताइएगा। मैं फिर नहीं बताता, तो जो एक दफ़ा कह दे जी मेरा ये नहीं बताना, नहीं बताता, कहता है कोई कहता है जी बता दे, तो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा ये ना बताइएगा। मैंने कहा जी मैं इसलिए पूछा था ये बताने का कि मैं शायद लोग इससे सबक हासिल करेंगे अगर आप कह देंगी। वो खातून कह रहे नहीं, मैंने आपको अलग से बैठ के सारी कहानी सुनाई है, फैमिली के सामने भी उसने कहा मैंने नहीं बताया कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी, आप ये ना बताइएगा। मैं कहा ठीक है मेरी बहन, मैं ये बात नहीं बताऊँगा। और उसके बाद वो चला गया। मेरी कुछ दिनों के बाद उस्ताद जी से अपने से बात हुई, तो मुझे उस्ताद जी ने हंस के एक फ़िक्रा कहा। उसने कहा बेटा वो बहुत ताकतवर था, वो जो भी था वो ताकतवर था, वो अपने कबीले का सरदार था, उसको अपनी ताकत पे बहुत नाज था, वो तुझे वाकई नुकसान भी पहुंचा सकता था। वो एक जगह पे मार खा गया, तुझे उसने दायरा कड़ा करने की इजाज़त दे दी। अगर वो तुझे दायरा कड़ा ना करने देता और जिस तरह तूने इजाज़त मांगी थी, मैं कर लूँ दायरा कड़ा, फिर मैं आज मुकाबला करते हैं, तो अगर कह देता, उसी वक्त पढ़ देता, उसी वक्त कुछ कर देता, तो तू क्या था नुकसान पहुँचा देता, क्योंकि तू तैयारी में नहीं था। वो उसको इतना अपने ऊपर वो था, ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसके बाद उसने कहा हाँ पढ़ ले, जो करना है कर ले, तो वहाँ से तू बच गया। वो बहुत ही खौफनाक था और बहुत ही नुकसानदेह था। और तूने जो कस्में वादे उससे लिए हैं वो तेरी फैमिली और उस फैमिली के करीब कभी नहीं आएगा, वरना वो बहुत ही शैतान है। 2-3 आमिल हैं जो पढ़े लिखे हैं, इल्म रखने वाले हैं, उनको नुकसान पहुंचा चुके हैं। तूने एक अक्लमंदी की है जो वो नहीं कर सके थे। उन्होंने उनसे कसम तो ले ली थी, लेकिन तूने ये वाले कॉल उससे 2 दफ़ा रिपीट नहीं करवाए थे। और जो तूने शर्त रखा था, वो जो उसने कहा था मैं नहीं मानता ये तेरी शर्त, इस बात पे उसने कहा इसकी 2 बातें हैं, वो तेरी एक बात मान गया, एक नहीं माना। तूने ये 2 बातें 3 बातें उससे रिपीट जो करवाई है ना, और ये पढ़वा लिया उससे, वो अक्लमंदी कर गया तू, वरना ये बाद में तेरे घर आके तुझे नुकसान पहुँचाता, क्योंकि तेरी हिस्ट्री उसने सारी बता दी थी। वो बहुत ताकत वाला था, उसके बाद बहुत ज़्यादा इल्म था। जब जिन्नात के बाद बहुत ज़्यादा इल्म होता है तो वो एक एक चीज़ बता देते हैं। वो तेरे घर भी आता और तुझे नुकसान पहुंचाता। लेकिन तूने ये जो काम किया ना, मैंने कहा उस्ताद जी ये आपकी तरबियत है, मैंने नहीं की, जो आपने सिखाया था उस बेस पे मैंने ये सारा कुछ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त ये दी कि आप माँ बाप, आप रूहानी बाप हैं मेरे। और उसने कहा बेटा यही इज़्ज़त और यही इंसानियत की जो खिदमत है और यकीन कामिल, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, इन सब की इज़्ज़त, उस्ताद का एहतराम, रूहानी बाप की तरह उनका एहतराम, और यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे। उन्होंने कहा बेटा फिर आप कभी मार नहीं खाते। तो उसके बाद उस्ताद जी ने मुझे जो हिदायत पहले भी दिन से की हुई है और आज भी, मेरे घर में हमेशा दायरा कड़ा लगा होता है। मैं जिस घर में इस वक्त बैठा हुआ हूँ, बुरी चीज़ जिन्नात आते हैं, अभी भी आवाज़ें आएंगी आपको। बल्कि पिछले दिनों भी स्टोरी में किसी ने मुझे टाइम कोड भी लिखा हुआ था, पेशावर से हैं भाई, क्या नाम है उनका, कि 40 मिनट इतने सेकंड में देखें कोई आवाज़ आई है पीछे, वो इंसान की नहीं है। ये बहुत सारी आवाज़ें आएंगी इस घर में हैं, लेकिन वो नेक जिन्नात हैं, इबादत गुजार हैं, उनके बच्चे भी हैं यहाँ पे। बहुत दफ़ा महसूस होते हैं, मेरे पास जो भी आया बैठा कुछ देर, उसने कहा यार ज़रा दिखाओ, मैंने कहा महसूस हो जाएगा, उनको महसूस भी हो जाता है। लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं और बद हैं वो इस घर में नहीं आ सकती। सो कहानी आज लंबी हो गई,
मैं असल में सेपरेट करना चाह रहा था, जो जादू और जादू के हवाले से शुरू में मैंने बात की थी। अब आप पे डिपेंड करता है, आप लोग कहेंगे तो इस पर एक प्रॉपर अलग से सिखाना, जो ग्रुप बना के मैंने सिखाना था, जो सोचा था, वो मैं आप सबको सिखाना शुरू कर देता हूँ। तो वो आता कि आप लोग अपना भी इलाज करें, दूसरों को भी इलाज करें। किसी के साथ जादू है, जिन्नात है, हसद है, नजर बद है, आप लोग ही उसका तोड़ करें। ये आप लोगों ने मुझे बताना है। आप कहते हैं मैं आप लोगों को सबको सिखाना शुरू करता हूँ, पहले भी सिखाया, मज़ीद तफसील से सिखाना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि पहले ये हुआ था, सिखाते सिखाते आप लोगों ने इतना भेजना शुरू कर दिया कि वो अमल सिखाने वाला जो था पीछे रह गया। आपका मैंने बताना शुरू कर दिया, आपके साथ है, आपके साथ ये है, आपके साथ ये है, वो ज़्यादा हो गया। तो आप लोगों की अगर इजाज़त हो तो क्यों ना मैं सिखा ही दूँ, ताकि आप लोग कर सकें। जैसे आप हुक्म करेंगे मैं आपका खादिम इंशाल्लाह वैसे करूँगा। ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। आप भी अपनी कहानी भेजिए मुझे +9231365550। रिपीट कर देता हूँ, +9231365550 इस पर, या mmtvraz@gmail.com। ये जो वीडियो होती है ना, इसकी वीडियो को अगर आप नीचे क्लिक करेंगे, इसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें सब ये व्हाट्सअप का नंबर भी सब कुछ लिखा होता है, मेलिंग एड्रेस भी आप उसमें भेज सकते हैं। सो आज लंबी होगी स्टोरी। आज के प्रोग्राम से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।